कल विजय दिवस है। पाकिस्तान के टुकड़े करने वाली उस जंग के 50 साल होने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था। पाकिस्तान इस दिन को हमेशा भूलना चाहता है, लेकिन ये तस्वीरें उसके जख्मों पर नमक छिड़क देती हैं। 1971 के युद्ध में क्या हुआ था, जनरल ए.के. नियाजी से ऐसी क्या गलती हुई थी जो इमरान खान नियाजी कभी नहीं दोहराना चाहेंगे, क्योंकि डर तो उन्हें आज भी इसी बात का है कि पाकिस्तान के और टुकड़े हो सकते हैं। 10 मिनट की यह रिपोर्ट देखिए, यह आपको 1971 की जीत की पूरी कहानी बताएगी। शाम 4:31 16 दिसंबर 1971 ढाका का रामना रेस कोर्स मैदान। ईस्ट पाकिस्तान के जनरल ए.के. नियाजी सरेंडर कर रहे हैं। इत्तेफाक देखिए, ये वही नियाजी थे और आज भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नियाजी हैं, इमरान खान नियाजी। 1971 में पाकिस्तान ऐसे टूटा था, बांग्लादेश बना। पाकिस्तान क्या फिर टूटेगा, इसे समझने के लिए एक बार फिर चलते हैं 1971 में। दुनिया में पाकिस्तान की हार की तस्वीरें छप रही थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन देखिए, सरेंडर की पिक्चर देखिए। टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर ट्रिब्यून और स्टेट्समैन, दुनिया का हर अखबार पाकिस्तान की हार की कहानी बता रहा था। शाम को जब डिसाइड हुआ कि रेस कोर्स में इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया जाएगा, तो वहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा जनरल अरोड़ा को। उनके 2 टुकड़ियां होंगी, एक 2 पैरा की होगी, एक पाकिस्तानी आर्मी की होगी। जनरल अरोड़ा जो है वो इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्शन के बाद जनरल नियाजी उनको अपना पिस्टल सरेंडर करेंगे। फिर सामने हमारे, जैसे वहां गाड़ी खड़ी है, इतने दूर पे वो टेबल था जिसका फोटो आप लोग देखते रहते हो हमेशा, जहां साइन हो रहा है, वहां पे सिग्नेचर होगा। इस रिपोर्ट में आप पहली बार देखेंगे 1971 युद्ध में पाकिस्तान के सरेंडर के सबसे बड़े सबूत। सबसे पहले देखिएगा लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी का सरेंडरनामा। पाकिस्तानी जनरल की मर्सिडीज कार और पिस्टल, पहली बार पाकिस्तानी कैदियों के दस्तावेज और ऐसे डॉक्यूमेंट जो टीवी पर पहले कभी नहीं दिखाए गए हैं। Today, the war in Bangladesh has become a war on India, and this imposes upon me, my government, and the people of India an awesome responsibility. We have no other option but to put our country on a war footing. Our brave officers and jawans are at their posts, mobilized for the defense of the country. 13 दिन की लड़ाई जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और तैयार कर दिया आज का बांग्लादेश। 1971 युद्ध का माहौल बहुत पहले बनना शुरू हो गया था। ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली नागरिकों के खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी का जुल्म तेज हो रहा था, नरसंहार किया जा रहा था और इस वजह से वहां के 1 करोड़ के आसपास के लोगों ने भारत के इलाकों में पनाह लेनी शुरू कर दी। पड़ोस में ऐसे हालात देखकर भारत ने उन लोगों की मदद करने का फैसला किया, जिससे इस्लामाबाद में बैठी पाकिस्तान की हुकूमत बौखला गई। Is leading the two countries to a point of no return. I would like to make it absolutely clear that we shall defend our honor. We shall defend our territorial integrity with all the forces at our command. पाकिस्तान की इस धमकी के पीछे अमेरिका की शह थी, चीन से दोस्ती थी और खाड़ी देशों का समर्थन था। लेकिन तब भारत की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने इसे बहुत सूझबूझ के साथ मात दी। मुक्तिवाणी जो बांग्लादेश की थी वो पक्की बंगाल टाइगर की तरह थी। उनके पास हथियार नहीं थे, बहुत पुराने हथियार थे जो थे, लेकिन उनके अंदर एक जो जज्बात था, उनके अंदर जो एक आग थी, एक आज़ादी की अपना मांग रखने के लिए, वो जो है वो किसी भी हथियार से ज़्यादा स्ट्रांग थी।
मुझे कहते कोई झिझक नहीं कि वो भारत फौज की कान और आंख थे। भारत के सामने चैलेंज आसान नहीं था, क्योंकि भारत इससे पहले 1962 में चीन से जंग लड़ चुका था। पाकिस्तान से भी 6 साल पहले 1965 में युद्ध हो चुका था। 10 साल के अंदर 3 युद्ध किसी भी सेना के लिए मुश्किल थे और साथ में 3 बड़े चैलेंज थे। भारत ने 1971 की जंग महज 13 दिन में जरूर जीती, लेकिन इसकी तैयारी 6 महीने पहले से चल रही थी। ये ऐसा वक्त था जब चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। भारत की नॉर्दर्न कमांड पूरी तरह से तैयार थी। 1962 और 1965 के युद्ध से भारतीय सेना सब कुछ सीख चुकी थी और अब तैयारी थी कई महीनों की और मौके का इंतजार कर रही थी भारतीय सेना। पाकिस्तान के साथ ईस्टर्न बॉर्डर यानी अब के बांग्लादेश की तरफ से झड़प जारी थी, लेकिन अभी जंग का ऐलान नहीं हुआ था। भारत को इंतजार था कि पाकिस्तान बस एक गलती करे, और वो पाकिस्तान ने दिसंबर की शुरुआत में कर भी दी। इसके बाद पहले से तैयार भारतीय सेना ने ईस्ट पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया। पाकिस्तान की 4 डिवीजन 4 मोर्चों को संभाल रही थी। इसे काउंटर करने के लिए भारत ने 4 तरफ से हमले की प्लानिंग की। 4 दिसंबर तक भारत ने ईस्ट पाकिस्तान के खुलाना, बोरिंदा, फुलबारी, मुंशी बाजार, काशीनगर समेत कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। इस पूरे एक्शन में अल्बर्ट एक्का की कुर्बानी आज भी याद की जाती है, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था। गंगा सागर में लांस नायक एल्बर्ट एक्का ने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद 2 मशीन गन पोजीशन को बर्बाद कर इस अहम मिशन को पूरा किया। इसके बाद भारत ने ईस्ट पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी और इसमें इस्तेमाल किए गए MiG-21 फाइटर जेट, जिन्होंने तेजगांव एयरबेस के रनवे को पूरी तरह तबाह कर दिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए ऑपरेशन करना बेहद मुश्किल हो गया था, लेकिन भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने ईस्ट पाकिस्तान को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया और दबाव बनाना शुरू कर दिया था। आर्मी और एयरफोर्स के बाद इंडियन नेवी ने भी ऑपरेशन शुरू कर दिए थे और INS विक्रांत से उड़ान भरने के बाद विमानों ने कॉक्स बाजार, चिटगांव पर कई जगह हमले किए। समंदर में एक मोर्चा अरब सागर में तैयार हो गया था और यहां नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमले के लिए 2 बड़े ऑपरेशन चलाए थे। 4 दिसंबर 1971 को नौसेना ने कराची से 400 किलोमीटर दूर घेरा डाल लिया था। इस दौरान हुई जंग में भारत ने पाकिस्तान के 2 बड़े जंगी जहाज डुबो दिए। 50 साल पहले ये बेइज्जती पाकिस्तान की सेना आज भी नहीं भूल पाई है। अब सुनिए तब पाकिस्तानी सेना के अफसर रहे सज्जाद जहीर, जो भारत के पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं, उनका इस जंग में क्या रोल था और उन्होंने भारतीय फौज का साथ क्यों दिया था। My friend, for the first time in your life, you are talking to a person who has a death sentence valid against him till now. I am that person. But I am very proud of this fact. I got a death sentence from the enemy. That means enemy did care about me. Number 2, I've got a death sentence for fighting and assisting the Bangladesh forces and Indian forces. That was a job which I should have done and I tried to do it very well. ऑपरेशन जारी थे और इस दौरान इंडियन नेवी दोनों मोर्चों पर थी। बंगाल की खाड़ी में भी थी और अरब सागर में भी। बंगाल की खाड़ी में ऑपरेशन बहुत तेजी से हुए थे और इसमें पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ था। कॉक्स बाजार की एयरफील्ड तबाह कर दी गई थी। पाकिस्तानी नेवी के 6 जहाज चिटगांव हार्बर में डुबो दिए गए थे। पाकिस्तान की पनडुब्बी PNS गाजी विशाखापट्टनम के पास तबाह की गई। 3 दिसंबर 11 बजे रात के आसपास INS राजपूत जो है उन्होंने उसे इंटरसेप्ट किया। अपना डेप्थ चार्जेस जो समुद्र के अंदर जाके मारता है वो डेप्थ चार्जेस उन्होंने ड्रॉप किया, जिसमें PNS गाजी जो है वो पूरा तरह से डिस्ट्रॉय हुआ। वो कंफर्म करने के लिए 30 घंटा लगातार उन्होंने डाइविंग ऑपरेशन किया और उसका डेब्री पता करके उसमें से इन्होंने ये जो एक्चुअल PNS गाजी का जो हैच है उसे उन्होंने रिकवर किया।
6 दिसंबर को फिर ईस्ट पाकिस्तान पर इंडियन एयरफोर्स ने बड़ी एयर स्ट्राइक की और तब हंटर विमानों के साथ सुखोई 7 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया। दक्षिण पूर्व बांग्लादेश में कई जगह बमबारी की गई, जिससे भारतीय सेना का आगे बढ़ना आसान हो गया। पाकिस्तानी आर्मी पर दबाव बढ़ रहा था क्योंकि इंडियन आर्मी की फॉर्मेशन लगातार आगे बढ़ रही थी। विमानों से हमले जारी थे और पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट्स भी ऑपरेशन को लेकर कंफ्यूज हो चुकी थी। 7 दिसंबर के बाद इंडियन नेवी फिर एक्शन में आई और उसने चिटगांव में पाकिस्तान के कोस्टल डिफेंस को टारगेट किया। 1971 की जंग में हेलीकॉप्टर से भी सेना बांग्लादेश में उतारी गई और ऐसे ऑपरेशंस की मदद से बांग्लादेश में मधुमती नदी के पार पाकिस्तानी सेना के सभी मोर्चे तबाह कर दिए गए थे। इसके बाद बिहाइंड द एनिमी लाइंस ऑपरेशन शुरू हुए। ट्रांसपोर्ट विमानों से बांग्लादेश के अंदर सेना पैराशूट से उतारी गई। जनरल सकत की मेघना नदी को पार करने की युद्ध नीति निर्णायक सिद्ध हुई, जो कि भारतीय थल सेना द्वारा हेलीकॉप्टर के माध्यम से बनाया गया पहला हवाई ब्रिज था। इसी दौरान 2 पैराशूट रेजिमेंट को तंगेल में पाकिस्तानी सेना के पीछे उतारा गया ताकि दुश्मन ढाका की ओर बढ़ न सके। 2 पैराशूट रेजिमेंट को पैराशूट से उतारे जाने से पाकिस्तानी सेना में दहशत फैल गई कि पूरे पैरा ब्रिगेड को तंगेल में उतारा गया है। 14 दिसंबर को 4 MiG-21 विमानों ने ढाका में गवर्नर हाउस पर हमला किया। इस हमले से पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर A.H. मलिक इतना डर गए कि उन्होंने तत्काल त्याग पत्र दे दिया। 14 दिसंबर को गवर्नर हाउस पर हमला और 2 दिन के अंदर पाकिस्तान का सरेंडर। 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने हथियार डाले। उन्हें युद्धबंदी बनाया गया था और उनके कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने सरेंडरनामा पर दस्तखत किए थे। पाकिस्तान के 8 ऑफिसर, 200 जवान, उन्होंने सफ़ेद झंडे में लेकर वो मेरे को सरेंडर करा उन्होंने और 16 तारीख की दोपहर तक हमने बोगरा के ऊपर कब्जा कर लिया था और युद्ध ख़त्म हो गया था। हमने अपने दिए हुए समय के अनुसार अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कैप्चर कर लिया। भारत के पास उन 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के दस्तावेज आज भी मौजूद हैं। जब जनरल अरोड़ा ने जनरल नियाजी के साथ ये सरेंडर साइन करवाया तो उसके बाद जितने भी युद्धबंदी थे, यानी 93,000 युद्धबंदियों की एक एक डिटेल भारतीय सेना ने अपने पास रखी। ये डोजियर्स की वो कॉपीज हैं जो कि प्रिजनर ऑफ वॉर्स, यानी वो युद्धबंदी जिनको सरेंडर करवाया गया, उन सब की डिटेलिंग इसमें की गई है। उसमें उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था, उसकी डिटेल, साथ में उनका नाम, एड्रेस, रैंक, ये सब एक एक ब्यौरा भारतीय सैनिकों के पास था। और फिर पाकिस्तान ने 16 दिसंबर को सरेंडर किया और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 17 दिसंबर की रात 8 बजे ऐलान किया कि पाकिस्तान ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वाले जनरल की एक यादगार आज भी भारत के पास है। जनरल नियाजी जब सरेंडर साइन कर रहे थे तो उस दौरान वो तस्वीर सबने देखी। आज हम आपको लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी की गाड़ी दिखा रहे हैं। दरअसल सरेंडर करने के बाद इस गाड़ी को भारतीय सेना ने अपने कंट्रोल में किया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। 1971 की जंग ने न सिर्फ पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए बल्कि बांग्लादेश को भी कायम किया और आज भी कई बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होने की तरफ बढ़ रहे हैं। अंदरूनी घमासान से आज के नियाजी भी परेशान हैं और वो जानते हैं कि पाकिस्तान जब आखिरी बार टूटा था तो एक नियाजी ने ही सरेंडर पर साइन किए थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।